नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की। लेकिन ध्यान रहे, ये इतिहास का कोई आम पाठ नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे खेतों की साधारण सी मिट्टी से शुरू होकर बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चांदी के सिक्कों तक जा पहुंची। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक इकोनॉमिक इंजन था, जिसने हजारों साल पहले हमारे समृद्धि की एक बेहद मजबूत नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका थीमेटिक डोमिनोज इफेक्ट, मतलब कैसे एक चीज ने दूसरी चीज को ट्रिगर किया। खंड 1 में हम बात करेंगे लोहा, सिंचाई और अधिशेष की। खंड 2 में प्राचीन गांवों का समाज। खंड 3 शहरों का उदय। खंड 4 में शिल्प, श्रेणियां और सिक्के। और अंत में खंड 5 वैश्विक व्यापार और बंदरगाह। ये कोई अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि 2500 साल पहले शुरू हुई कारणों की एक पूरी चेन है। तो हमारा पहला पड़ाव है खंड 1, लोहा, सिंचाई और अधिशेष यानी समृद्धि की जड़ें। तो आखिर इस जबरदस्त बदलाव की शुरुआत कहां से हुई? सोचिए, आज से लगभग 3000 साल पहले जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो वो उस जमाने की सबसे बड़ी टेक रेवोल्यूशन थी, और करीब 2500 साल पहले तो इसका इस्तेमाल हर जगह होने लगा। लोहे की कुल्हाड़ियों ने रातों रात घने जंगलों को साफ करना आसान कर दिया, और सबसे बड़ा गेम चेंजर था लोहे का फाल, जिसने कठोर और उपजाऊ मिट्टी को पलटना मुमकिन कर दिया। नतीजतन खेती में पैदावार का एक जबरदस्त बूम आया। लेकिन खेतों को सिर्फ औजार नहीं, पानी भी चाहिए था, है ना? और यहीं से शुरू होता है सिंचाई का एक परफेक्ट साइकिल। इसे ऐसे समझिए, राजा ने नहरों और कुओं के लिए प्लानिंग की और फंडिंग दी। फिर मजदूरों ने अपना पसीना बहाया। रिजल्ट ये हुआ कि बम्पर फसल हुई, और जब किसानों की कमाई बढ़ी तो उन्होंने राजा को ज्यादा टैक्स दिया, जो वापस खजाने में गया। एक कमाल का लूप, जिससे राज्य का इन्वेस्टमेंट सीधे उसकी खुद की ताकत बढ़ा रहा था। अब आते हैं खंड 2 पर, प्राचीन गांव का समाज, यानी इस अधिशेष या सरप्लस के पीछे के असली लोग। मिट्टी और लोहे से तो बात समझ आ गई, लेकिन इस नई कृषि संपत्ति ने समाज को कैसे बदला? यह समझना बहुत दिलचस्प है कि उत्तर और दक्षिण भारत के सामाजिक वर्गों में उस वक्त कैसा बंटवारा था। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो उत्तर में ग्राम भोजक के पास अथाह पावर थी। वो सिर्फ जमींदार नहीं था, वो पुलिस, मुखिया और जज सबका काम करता था। पूरा गांव उसके इशारे पे चलता था। वहीं दक्षिण में बड़े जमींदारों को वेल्लालर कहा जाता था, और दोनों ही जगह सबसे निचले स्तर पर भूमिहीन मजदूर या दास हुआ करते थे। संपत्ति ने समाज की परतें बिल्कुल साफ कर दी थीं। चलिए पहुंचते हैं खंड 3 पर, शहरों का उदय। जब अधिशेष से दीवारें बनती हैं। जब गांव में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो जाहिर है कि वो एक्स्ट्रा अनाज नए शहरी केंद्रों के निर्माण की तरफ बहने लगा। उस दौर की अर्बन प्लानिंग का एक शानदार सबूत है दिल्ली में मिले ये वलय कूप या रिंग वेल्स। घरों के अंदर पाए गए इन रिंग वेल्स का इस्तेमाल गुसलखाना, नाली या कूड़ेदान की तरह होता था। जरा सोचिए, उस प्राचीन समय में भी वेस्ट मैनेजमेंट और साफ सफाई को लेकर कितनी गहरी और एडवांस सोच थी। और शहरीकरण की बात हो तो मथुरा का जिक्र तो बनता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, एक मेगा सिटी था जो 2500 सालों तक आबाद रहा, 2 बड़े ट्रेड रूट्स के बिल्कुल सेंटर में बसा हुआ। इसके चारों तरफ किलेबंदी थी, यहाँ की मूर्तियां मशहूर थी, और करीब 2000 साल पहले ये कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना। एक तरफ ये बौद्ध, जैन और कृष्ण भक्ति का विशाल धार्मिक हब था, तो दूसरी तरफ आसपास के गांव वाले इस शहर को लगातार खाना सप्लाई कर रहे थे। एक परफेक्ट अर्बन इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, शिल्प, श्रेणियां और सिक्के, प्राचीन अर्थव्यवस्था का इंजन। अब इतने बड़े शहरों और व्यापार को संभालने के लिए कुछ बेहद कॉम्प्लेक्स आर्थिक ढांचों की जरूरत थी। और यहीं एंट्री होती हैं श्रेणियों की। ये श्रेणियां आज के ट्रेड यूनियंस और बैंकों का एक मिक्स थीं। शिल्पकारों की श्रेणियां ट्रेनिंग देती थीं और कच्चा माल लाती थीं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि व्यापारी श्रेणियां शुरुआती बैंकों की तरह काम करती थीं। लोग इनमें अपना पैसा जमा करते थे, जिसका निवेश आगे व्यापार में होता था, और मुनाफा लोगों को वापस मिलता था या धार्मिक कामों में दान होता था। अब जरा अर्थशास्त्र में कपड़ों के उत्पादन के लिए लिखे गए इन नियमों को देखिए। एक तरफ तो ये सिस्टम बहुत प्रोग्रेसिव था, क्योंकि इसमें विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं और दासों को रोजगार मिलता था। लेकिन दूसरी तरफ नियम बहुत ही सख्त थे। सूत की क्वालिटी सुबह सुबह पर्याप्त रोशनी में चेक की जाती थी। काम पूरा ना होने पर जुर्माने से लेकर अंगूठा कटने तक की खौफनाक सजा मिल सकती थी। ये हमें उस समय के इंडस्ट्रियल सेटअप की एक बिल्कुल बेबाक और निष्पक्ष तस्वीर दिखाता है। व्यापार बढ़ा तो लेन देन का तरीका भी बदला।
ये प्राचीन आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स उस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हैं। चांदी और तांबे पर अलग अलग निशानों के ठप्पे लगाकर बनाए गए ये सिक्के हमारे उपमहाद्वीप में लगभग 500 सालों तक इस्तेमाल हुए। और सच मानिए, ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। अब दौलत सिर्फ इस बात से नहीं मापी जा रही थी कि आपके पास कितनी जमीन है या कितनी गाय भैंस हैं। बार्टर सिस्टम पीछे छूट रहा था और इकोनॉमी पूरी तरह से एक मॉनेटरी सिस्टम यानी सिक्कों और नकद पर शिफ्ट हो चुकी थी। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, खंड 5, वैश्विक व्यापार और बंदरगाह, रोमन साम्राज्य से जुड़ाव। स्थानीय बाजार से निकलकर अब हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया से कैसे कनेक्ट हो रही थी, चलिए देखते हैं। बेरी गाजा, जिसे आज हम भरूच कहते हैं, उसका बंदरगाह उस वक्त एक इंटरनेशनल हब हुआ करता था। यहाँ की संकरी खाड़ी में जहाज लाना इतना मुश्किल था कि राजाओं को खास तौर पर कुशल स्थानीय मछुआरों को पायलट के रूप में रखना पड़ता था। जरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लिस्ट सुनिए। शराब, तांबा, मूंगा आयात हो रहा था और हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत और बेशकीमती सूती कपड़ा दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा था। बिल्कुल एक हलचल भरा इंटरनेशनल ट्रेड। और हाँ, आम व्यापार के बीच वीआईपी आइटम्स भी थे। विदेशी व्यापारी राजाओं को खुश करने के लिए खास तोहफे लाते थे, जैसे चांदी के बर्तन, गाने वाले किशोर, उम्दा शराब और कीमती कपड़े। इससे साफ पता चलता है कि व्यापार और राजनीति का ये कनेक्शन कितना गहरा था। और ये रोमन कनेक्शन सिर्फ एक जगह नहीं था। पुडुचेरी के पास अरेकामेडु के अवशेष साबित करते हैं कि हमारा रोमन साम्राज्य के साथ सीधा और जबरदस्त मुनाफे वाला संपर्क था। वहां मिले ईंटों के विशाल गोदाम, वाइन स्टोर करने वाले मेडिटेरेनियन एम्फोरा बर्तन और इटली के चमकदार लाल एरेटाइन पात्र चीख चीख कर बता रहे हैं कि 2000 साल पहले भारत ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था। तो अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता है, कच्चा माल लाना, प्रोडक्शन करना, लंबी दूरी का व्यापार, इंटरनेशनल करेंसी और लग्जरी आइटम्स का आयात। बेरी गाजा और रोम के उन दिनों से लेकर आज के मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड तक ढांचा वास्तव में कितना बदला है? शायद हम इंसान और हमारे आर्थिक व्यवहार करने का तरीका हजारों सालों से काफी हद तक एक जैसा ही है। इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।